गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपरली सुनाई पड़ रही है? एक बार मेरी आवाज़ को आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बता करके क्लियर कर दें कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी लोगों के लिए सुनाई पड़ रही है। यदि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही हो तो फिर इस सेशन को शुरू किया जाए। चलिए, ठीक। आज हम सभी लोग अनसॉल्व्ड की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और अनसॉल्व्ड की सीरीज को बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रख करके एक तय समय में मैं आप सभी लोगों के लिए कराने जा रहा हूं, जिसका आज पहला प्रैक्टिस पेपर आप सभी के लिए कराया जाएगा। तो ऐसे सभी साथी जो आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ बैठेंगे, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा चलने वाला है और एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से मैं आप सभी के सामने रखूंगा और पूरा सेशन आप सभी लोगों के लिए मजेदार रहेगा। आई होप आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ बैठे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रैक्टिस पेपर और आप सभी के लिए मैं विद ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर की जो शुरुआत आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में स्टैंड से करीब 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आप सभी को अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते समय आप एक बात को विशेष ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अगर आपको कंप्लीट प्रश्न आता है, उसका उत्तर पता है, तब तो आप आराम से उसको हल कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन पर स्टूडेंट्स आप गलत जो ऑप्शन लगे उन गलत ऑप्शन को कट करना शुरू किया करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने की भी एक रणनीति होती है, ध्यान रखना इस बात के लिए। अंधाधुंध में प्रश्न आप हल करना शुरू मत करना। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपको प्रश्न का आंसर पूरा करेक्ट पता है तो आप बिल्कुल अपना प्रश्न सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तो आप उसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। आप जब उसके ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो ऑप्शन गलत होंगे। तो जो ऑप्शन गलत हो आप उनको कट करना शुरू करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही आंसर की तरफ बहुत ज्यादा आपके चांस रहेंगे कि आप सही प्रश्न का चयन करने में सफल होंगे। तो आपके सामने जो पहला हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, देखिए मैंने 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लिख रखे हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। जी हाँ, ये पहली यूनिट सॉलिड स्टेट से लिया गया तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, और आपके ऑप्शन में शामिल है दीर्घ परास कोटि, उसके बाद लघु परास कोटि, फिर अनिश्चित व्यवस्था, उसके बाद कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो परास की व्यवस्था पाई जाती है वो स्टूडेंट दीर्घ परास व्यवस्था होती है। अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना। एक क्रिस्टलीय ठोस में जो परास की स्टूडेंट्स व्यवस्था होती है वो दीर्घ परास व्यवस्था होती है, और इस दीर्घ परास व्यवस्था के कारण ही वो आसानी से टूटते नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परास कोटि पाई जाती है। अगर आपको ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में मिले तो आप इस पर विशेष ध्यान रखना, दीर्घ परास व्यवस्था है। वही मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक शुद्ध जल की मोलरता होती है। जी स्टूडेंट्स, ये सेकेंड यूनिट से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सेकेंड यूनिट विलियन है और उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो स्टूडेंट, जो शुद्ध जल की मोलरता होती है वो 55.56 एम,
जी हाँ, आपका जो राइट ऑप्शन है वो 55.56 m यानी मोलरिटी। तो शुद्ध जल की मोलरता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है रिपीट होकर के आपके सामने आए। तो 55.56 m मोलरिटी ये आपका शुद्ध जल की मोलरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जी स्टूडेंट्स, ये फोर्थ यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है। फोर्थ यूनिट आपकी रासायनिक वलगत की, केमिकल काइनेटिक्स से, वहां से प्रश्न लिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ये फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टी हाफ यानी अर्ध आयु काल, ये टी हाफ होता है ये अर्ध आयु काल है, इज इक्वल टू 0.693। ये आगे भी यूनिट बढ़ सकती है, 21 पर जा सकती है, यानी 0.69321/के। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो पहला वाला, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और आपको ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे और कह रहा है कि इनमें से जो आपके पास ऑप्शन आप देखिएगा, एक कार्बन बीच में लिखा हुआ मिडिल पॉइंट पर, और इससे ऊपर कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, इधर कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है और इधर आपके सामने NH2 है स्टूडेंट्स। इस स्ट्रक्चर को आप केयरफुली ध्यान से देख लें। कह रहा है कि ये कैसी एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या कोई नहीं। तो स्टैंड से ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये एग्जाम्पल आपका प्राइमरी एमीन का है। जी हाँ, बड़ा ध्यान से केयरफुली इसको आप समझना, ये प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि दूध में शर्करा होती है। जी हाँ साथियों, दूध में शर्करा होती है। यहाँ पर ऑप्शन में शर्करा के नाम भी दिए हुए हैं, पहला सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा ग्लूकोज और चौथा लैक्टोज। तो साथियों यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो दूध में जो शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है स्टूडेंट्स वो लैक्टोज होती है। आप इसको केयरफुली पढ़ें, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लास्ट प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या। स्टूडेंट्स, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को केयरफुली पढ़िएगा। पहला एस्कॉर्बिक अम्ल है, दूसरा स्टूडेंट राइबोफ्लोविन है, तीसरा थाइमिन है और चौथा आप देखिएगा पायरिडॉक्सिन है। फिर एक बार पढ़ता हूं, एस्कॉर्बिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, थाइमिन और पायरिडॉक्सिन। तो जो विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक नाम है स्टूडेंट्स वो थाइमिन है। इसका जो रासायनिक नाम है स्टूडेंट्स वो थाइमिन है। तो ये ऑप्शन और इसके साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैंने रखे हैं, बहुत ही केयरफुली आप इनको पढ़िएगा कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पेपर में रिपीट हो सकते हैं। ये पेपर का स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, 6 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आप 6 मार्क्स यहाँ से गेन करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव के बाद अब मैं आगे के सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। अगला जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, सेकेंड प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड प्रश्न में 4 प्रश्न शामिल किए गए हैं, का, खा, गा और घा। और स्टूडेंट से ये 4 के चारों प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं। इस प्रकार 2, 4, 6 और 8, यानी ये जो दूसरा जो हमारा प्रश्न बन रहा है ये टोटल 8 मार्क्स का प्रश्न बन रहा है स्टूडेंट्स, और इसमें 4 प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रश्न स्टूडेंट्स 2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न आप इसमें देखिए, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से प्रश्न को देखना। पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि आप देखिएगा 58.5 ग्राम NaCl। जी हाँ, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है।
दिया कितना है NaCl 58.5 दिया है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन को आप रट लेना। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास जो पदार्थ दिया है वो NaCl दिया है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, NaCl का सूत्र भार निकाल लेंगे। NaCl का सूत्र भार निकालेंगे। और आप सभी जानते हैं NaCl का जो निर्माण है वो Na और Cl से मिलकर के हुआ है। क्लियर? Na का जो अणुभार है वो 23 होता है और क्लोरीन का स्टूडेंट्स 35.5 होता है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 58.5 आपको सूत्र भार मिलेगा NaCl का। क्लियर? अब हम NaCl के मोलों की संख्या निकालेंगे। देखिएगा, NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या। और स्टूडेंट्स, मोलों की संख्या कैसे निकलती है? मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार या सूत्रभार। ये सूत्रभार और अणुभार एक ही चीज है, आप ध्यान रखना। तो मैं यहां पर सूत्रभार लिख लेता हूं। अब देखिए, NaCl का भार कितना है? 58.5। तो मैं उसको ऐसे लिख लेता हूं 58.5 अपॉन में सूत्रभार कितना आया? ये भी 58.5 आया। ये कट करके कितना हो गया? 1 हो गया। यानी NaCl के मोल कितने निकल करके आए? तो 1 मोल निकल करके आया है। अब देखिए, अगर हम 1 मोल माने, यानी कि NaCl की एक इकाई सेल में, एक इकाई सेल में, अभी बात ध्यान रखना, जो NaCl की अगर एक इकाई, एक यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें NaCl सूत्र की जो संख्या है, NaCl के सूत्र की संख्या, अगर हम NaCl का एक यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें NaCl के सूत्र की संख्या निकलती है 4। ये बात भी आप ध्यान रखना। एक अगर हम लोग इकाई सेल लेते हैं NaCl की तो उसमें NaCl के सूत्र की संख्या कितनी निकलती है? 4 निकलती है। और स्टूडेंट एक बात ये भी ध्यान रखना, मोल कितने आए? 1। तो 1 मोल NaCl में NaCl की संख्या, अगर हम लोग 1 मोल NaCl में अगर NaCl की संख्या निकालना चाहें तो ये इक्वल होती है किसके? एवोगैड्रो संख्या के। ये किसके इक्वल होती है? एवोगैड्रो संख्या की इक्वल होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। एक तो NaCl की अगर एक यूनिट से लेते हैं तो उसमें NaCl के सूत्र की संख्या 4 होती है, और अगर हम लोग 1 मोल किसी का भी यूज करते हैं तो उसमें जो संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या होती है। आपने पढ़ी भी है कि 1 मोल में जो संख्या प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब हमको निकालना क्या है? इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। तो इकाई सेलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो आपको लिखना है कि इकाई सेलों की संख्या, और इसका एक सूत्र होता है स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो संख्या कितनी है? ऊपर आपको एवोगैड्रो संख्या लिख देनी है, गुणा 23 अपान में सूत्र की जो संख्या, जो NaCl के सूत्र की संख्या होती है एक यूनिट में, हम उसको लिख देंगे। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, वेट करेंगे, अभी हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये तो 10 की पावर 23, ये तो ऐसे ही रहेगा। और हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स आएगा 1.5 के करीब। तो ये 1.5 के करीब आपका आंसर आने वाला है। तो आप इसको बड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 58.5 NaCl के इकाई सेलों की संख्या निकालनी थी। तो पहले तो आप सूत्रभार या अणुभार आप निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार या सूत्रभार से। तो भार भी दिया हुआ था, अणुभार आपने निकाल लिया। फिर एक बात और बता दें, जो NaCl की एक यूनिट होती है उस एक यूनिट में जो NaCl के सूत्र की संख्या है वो 4 है। और आपके पास मोल कितने आए? 1 मोल आए।
और हमें ये भी पता है कि एक मोल में जो संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या होती है। अगर हम लोग इकाई सेल की संख्या निकालना चाहें तो एवोगैड्रो संख्या हो बटे एक इकाई में प्रेजेंट सूत्र की संख्या। तो ये एवोगैड्रो संख्या हो गई 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन में 4। हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 1.5 गुणा 10 की पावर 23। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा, आप इसको ध्यान रखना। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल स्टूडेंट देखिएगा, प्रश्न है भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स एक बार सवाल को चेक करेंगे, फिर से मैं एक बार अनसॉल्व्ड में सवाल को देख लेता हूं। क्या क्वेश्चन यही था? जी हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लेंगे। मोलरता की जगह पर मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। फिर एक बार देखिए, लिखा है भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता निकालने का जो फार्मूला है आप सबको पता होगा, नहीं पता मैं वो फिर से लिख देता हूं। मोलरता निकालने का जो फार्मूला है तो वो है मोलरता बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार स्टूडेंट का है में किलोग्राम में। तो देखिएगा, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास देखिए भारानुसार 20% K2CO3, यानी जो K2CO3 दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका भार दिया है, का भार हम 20% को 20 ग्राम मान लेते हैं। ठीक। अब चूंकि लिखा है 20% भारानुसार, इसका मतलब ये हुआ कि उस विलयन में 80% जल है। भाई 80% विलायक हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप बताइए। हमारे पास विलयन है, उस विलयन में 20% K2CO3 यानी ये विलय हो गया। इसका मतलब शेष जो 80% बचा वो विलायक है। विलायक हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो विलय पदार्थ हो गया K2CO3, ये विलय पदार्थ हो गया। और जो विलायक आपका दे रखा होगा, चाहे कोई भी हो, मैं जल को मान लो या किसी और को मान लो, तो जो विलायक का भार आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स वो 80 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। ये विलय हो गया और ये विलायक हो गया, तभी दोनों मिलकर के हो गए 100%। ठीक। क्लियर। तो जब भी भारानुसार 20% 30% जो भी दिया हो तो वो उसकी ग्राम में मात्रा मान लेंगे और शेष उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तभी आपका शेष विलायक आ जाएगा। तो ये आपका विलय पदार्थ K2CO3 ये 20% हो गया और विलायक का भार हो गया 80%, 80 ग्राम हमने मान लिया, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। फिर देखिए आप, तो विलायक का भार हमें चूंकि फार्मूले में किलोग्राम में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 80 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 0.08 kg। ये आपका निकल करके आया 0.08 kg। क्लियर। 0.08 kg ये आपका निकल के आ गया किलोग्राम में। ठीक। भार हमें मिल ही गया है, हमको चाहिए क्या? अणुभार चाहिए। तो हम एक बार K2CO3 का अणुभार और निकाल लेते हैं। K2CO3 का अणुभार, तो अणुभार जब निकालेंगे तो देखो के का दो के यहाँ पर दे रखे हैं, एक C दे रखा है और 3 O दे रखे हैं, ये दिखा हुआ है। के का होता है 39, तो 2 गुणा हो गया 39। कार्बन का 12 होता है, 3 गुणा O का 16 होता है, तो ये 8 6 एक साथ ये 78 हो गया, प्लस 12 ये 48 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये आपका टोटल में बनेगा 11 12 13 138 बना स्टूडेंट्स, ये आपका बनाया करके। ठीक। और अगर हम लोग इस फार्मूले में इस सारी डिजिट को रख देते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है मोलरता, मोलरता स्मॉल m इक्वल टू भार कितना है 20 है, तो ये 20 हमने लगा दिया अपॉन में अणुभार 138 और विलायक का भार 0.08 ये दे रखा स्टूडेंट्स इतना। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, अभी मैं इसको
सॉल्व करता हूँ। आप भी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर तक पहुंच सकें। जल्दी से जल्दी आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 2000, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ये आ जाएगा 1104 और इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। ऊपर 2000 है, डिवाइड बाई 1104, तो ये आपका स्टूडेंट्स आ रहा है 1.81। 1.81। क्लियर? अब ये भार बटे अणुभार किसकी इकाई है? मोल की इकाई है। तो मोल अपॉन में आपने विलायक काहे में लिया? किलोग्राम में। तो मोल अपॉन किलोग्राम, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हुआ। ये आपका राइट ऑप्शन हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं देख करके उसको सॉल्व कर सकूं। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपके सामने सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आप इसको नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ 298 केल्विन वाले पर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से केयरफुली इसको पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। प्रश्न है 298 केल्विन पर 0.2 एम, जी हाँ 0.2 एम, एम कैपिटल, इसका मतलब ये मोलरिटी यहाँ पर दी हुई है, मोलरता यहाँ पर दी हुई है। 298 केल्विन पर 0.2 एम के सीएल बिलियन की चालकता, स्टूडेंट से चालकता दी हुई है। तो जो भी चीज फाइंड आउट करने को उसको उसके नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे, और जो चीज दी हुई है उसको भी आप अंडरलाइन करते चलेंगे। तो मोलर चालकता दी हुई है, कह रहा है इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। जी हाँ, इसकी मोलर चालकता पूछिए स्टूडेंट, सवाल को देखिएगा। तो मोलर चालकता को हम लोग इस तरीके से लेमडा सॉरी डेल एम से शो करते हैं। तो हम लोगों ने मोलर चालकता का फार्मूला पढ़ा हुआ है। मोलर चालकता जो फार्मूला है डेल एम इक्वल टू स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कैपिटल एम। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। ये मोलर चालकता, जी हाँ मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का फार्मूला है ये, डेल एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कैपिटल एम, जहाँ के जो आप देख रहे हो ये आपकी कंडक्टिविटी है, चालकता है, और एम जो आप देख रहे हो ये मोलरिटी है। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसमें लगने वाला है। आप तुरंत इस फार्मूले में सारी डिजिट को रख दीजिए। देखिए मोलरिटी आपकी दे रखी है 0.2, मोलरिटी आप देखिए क्वेश्चन में 0.2 लिखी हुई है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और के जो दे रखा है आपकी चालकता ये आपकी दिखी हुई, आप देखिए क्वेश्चन में 0.025 ये आपकी दे रखी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हटा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कट कर देंगे, 2 से ये काट देंगे तो 5 आएगा स्टूडेंट से, और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 125 आएगा। अब आप देखना इसका ऑप्शन क्या होगा। चालकता आपकी दे रखी थी सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो मोलता है मोल में आएगा, तो ये मोल जब ऊपर जाएगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये आपकी मोलर चालकता का मान आया है। तो स्टूडेंट से बहुत ही सरल सवाल ये 2 नंबर में पूछा गया है, और हो सकता है ये रिपीट होकर के आपके लिए मिले, ये हो सकता है आपके लिए रिपीट होकर के मिले स्टूडेंट्स। तो एक बार इसको फाइंड आउट जरूर करेंगे, एक बार कॉपी पर फिर आप नोट करके देखिएगा क्या ये सारा जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो, क्या ये सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको नोट डाउन करेंगे। तो आई होप बड़ा सिंपल सा सवाल है, लगातार अगर रिपीट हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी मैं कराऊं आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला एक थ्योरी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा प्रश्न लिखा हुआ है कि ठोस धातु की तुलना में धातुएं चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? फिर से मैं प्रश्न की बार पढ़ रहा हूं। ठोस धातु की तुलना में
जो धातु चूर्ण है, जी हाँ, चूर्ण अवस्था में वो अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? चलिए मैं समझाता हूँ, बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर धातु को लिखते हैं, यहाँ पर धातु किस रूप में है? ठोस रूप में। और इधर हम लोग धातु को किस रूप में लेते हैं? चूर्ण के रूप में लेते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उस ठोस को बना दिया, ये ठोस है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने उसी ठोस को चूर्ण अवस्था में ले लिया। जब इसको पीस देंगे तो इस तरीके से आपके सामने पीसी हुई अवस्था में इस तरीके से आपको दिखेगा। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर कोई ठोस धातु ठोस रूप में है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जी हाँ, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो संकुचित अवस्था में होगा। संकुचित अवस्था का मतलब होगा छोटा होगा। और जब उसको चूर्ण अवस्था में कर देंगे तो उसी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप देख रहे होंगे, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो विस्तृत हो जाएगा। विस्तृत का मतलब फैल जाएगा, और फैलने का मतलब बड़ा हो जाएगा। और जब किसी मेटल का या किसी भी पदार्थ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उस स्थिति में वो अधिक प्रभावी हो जाता है। उस स्थिति में ये अधिक प्रभावी हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा, संकुचित होगा, तो वो कम प्रभावी होगा। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को चूर्ण अवस्था में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, दवाइयां वगैरह होती हैं, वो पीस करके दी जाती हैं, क्योंकि पीसने से क्या होता है, वो अधिक इफेक्टिव हो जाता है। तो ये प्रश्न आपके सामने यही था कि ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? क्योंकि जब धातुएं चूर्ण रूप में ली जाती हैं तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बड़ा हो जाता है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इसीलिए धातुएं चूर्ण अवस्था में अधिक प्रभावी उत्प्रेरक का काम करेंगी, जबकि ठोस अवस्था में होंगी तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो संकुचित होगा, छोटा होगा, इसीलिए वो कम प्रभावी होगा। तो आपको यही लिखना है कि धातुएं अगर ठोस अवस्था में हैं तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल संकुचित होता है, जिससे वो कम प्रभावी रहती हैं। और जब धातुएं चूर्ण की अवस्था में होती हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जो धातुएं हैं वो अधिक प्रभावी रूप से कार्य करती हैं। इसीलिए प्रभावी अवस्था में अगर आपको धातु प्रयोग करनी है तो उसको चूर्ण के रूप में आप प्रयोग कर लीजिए। चूर्ण के रूप में होने पर वो अधिक प्रभावी हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल इसका आंसर है। आई होप आपको इस लाइन के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, और आप इस लाइन के माध्यम से अपना जो आंसर है वो अपनी कॉपी पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में फिर से स्टूडेंट से 4 प्रश्न दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 3 में फिर से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और चारों प्रश्न ये फिर से ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 4 प्रश्न है, 4 दूनी 8 प्रश्न ये रहे। इससे पहले भी हमने 4 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो 8 प्रश्न वहां, 8 अंक वहां से, 8 अंक यहाँ से, तो ये 16 अंक हो जाएंगे, और 6 मार्क्स के हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और हम लोग भी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेपर में बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करना बच्चों, क्योंकि जैसा आप बोर्ड के एग्जाम में लिख देंगे उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक जरा सी गलती आपको मेरिट से बाहर कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इसमें घबराना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न को आप केयरफुली पढ़िएगा, और क्या क्या दिया हुआ है उस प्रश्न को आप ध्यान से नोटिस करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए प्रश्न में पहले लिखा हुआ कि 12 ग्राम ग्लूकोज को, कितना, 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो भार दिया है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार हम इस पे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कैपिटल डब्ल्यू, स्टूडेंट्स कैसा, यानी जो भार है
आप चाहे कैपिटल माने चाहे स्मॉल माने, वो आप पर डिपेंड करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहे तो इसको स्मॉल भी मान सकते, चलिए मैंने स्मॉल मान लिया। ग्लूकोज का जो भार दिया हुआ है वो आप स्टूडेंट देख रहे होंगे, वो आपका दिया हुआ है 12 ग्राम दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12 ग्राम, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधे आप लिख दिया जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ग्लूकोज का भार लिख लिया। फिर इसमें देखिए विलायक दिया हुआ है, विलायक दिया है, विलायक का भार आप इसको कैपिटल डब्ल्यू मान सकते हैं। ये आपका दिया गया 100 ग्राम, हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, हमको इसमें कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें ग्लूकोज के अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी, चलिए हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन, मैं यहाँ पर लिखता हूं क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में जो उन्नयन होता है स्टूडेंट वो डेल्टा टीवी होता है। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और वो कितना पाया गया है वो दिया हुआ है 0.34 केल्विन। तो मैंने उसको भी नोट डाउन कर लिया, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, जो आपके सवाल में दिया आप उसी को नोट डाउन करते चलिए। फिर हमें ग्लूकोज के अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का जो अणुभार स्टूडेंट्स होता है 180 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमको मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला मैं यहाँ पर लगाता हूँ। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक स्टूडेंट जो फार्मूला है वो केवी है। के यहाँ पर स्थिरांक है, बी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यानी उन्नयन की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला लगता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे लगती हैं। तो फार्मूला है यहाँ पर डेल्टा टीवी, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू आपका ये विलायक का अणुभार हो गया, गुणे में स्टूडेंट्स अणुभार यानी कैपिटल एम अपॉन में 1000 गुणा स्मॉल डब्लू। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला स्टूडेंट्स, डेल्टा टीवी गुणा कैपिटल डब्लू गुणा कैपिटल एम अपॉन में 1000 गुणा स्मॉल डब्लू। फार्मूला अगर हम लगाते हैं, यूज करते हैं, तो डेल्टा टीवी आपका दिया हुआ 0.34, कैपिटल डब्लू आपका दिया हुआ 100 ग्राम, और भार आपका दिया हुआ 180 अपॉन में ये आपका हो गया 1000, और स्मॉल डब्लू आपका दिया है 12। तो इतनी चीजें दी गई स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, ये आपका 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0.34 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 12। तो इतनी चीजें बच्चों स्टूडेंट्स बच रही हैं। तो अब आप इसको कट कीजिए, चलिए मैं भी अपने मोबाइल से इसको कट करता हूं, और आप भी स्टूडेंट्स को कट करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। 0.34 मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 18 से एंड डिवाइड बाई 12, तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.1। देखिएगा इतना ही आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 0.1 केल्विन किलोग्राम मोल। इसका जो आप जो मात्रक है स्टूडेंट्स, वो केल्विन किलोग्राम मोल, ये इसकी डिजिट है, केल्विन किलोग्राम मोल। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को केयरफुली आप नोट करेंगे। 0.51 इसका आंसर आ रहा है। आप एक बार अपना कॉपी पर मैच जरूर करते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, आपको मैच जरूर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा ऑप्शन सही है कि गलत है। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन मेरे साथ करते जाएंगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स आसान लगेंगे। 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल, ये आपका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। वीडियो को बैक भी कर सकते हैं आप, आपको आवश्यकता पड़े तो आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके जो कमेंट्स बॉक्स में उसमें आप बताते रहिए, और
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्न है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। तो फैराडे के दो नियम हैं, जिनमें से यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो प्रथम नियम पूछा गया है कि फैराडे का प्रथम नियम बताइए। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रथम नियम है। मैं प्रथम नियम आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लेते हैं हमने क्या काम किया, एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने विद्युत अपघट्य विलयन को भर दिया। ध्यान से सुनना ताकि आपको बहुत ही आसानी से पूरे जो बात है वो आपके समझ में आ सके। मैंने इसमें विद्युत अपघट्य विलयन को भर दिया और उसके बाद मैं इसमें इलेक्ट्रोड को डुबा देता हूं। मैंने एक सेल बना लिया और सेल में मैंने क्या किया, ये पूरी सेल की स्ट्रक्चर बन गई। यानी एक पात्र लिया, पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ को भर लिया और उसका विलयन ले लिया और उसमें हमने क्या किया, ये रॉड जो है इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर यूज कर लिए और उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो रिलेशन है वो हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर से कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो पदार्थ आप देख रहे हो जिसका आपने विलयन लिया है, उस पदार्थ की जो मात्रा है वो यहाँ इलेक्ट्रोडों पर जमा होने लगेगी। ऐसा होगा कि नहीं, पहले बड़ा केयरफुली आप समझिए। मतलब साइंस जो सब्जेक्ट है बिल्कुल क्लियरली है, बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे आपने फिर क्या किया, विलयन लिया, विद्युत अपघट्य विलयन ले लिया, उसमें दोनों धातुओं की छड़ को डुबो दिया, ये इलेक्ट्रोड बन गई। दोनों का रिलेशन आपने किसी विद्युत के स्रोत से आपने करा दिया और धारा जब प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर होगा क्या, पहले ये इलेक्ट्रोड गर्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड गर्म होते ही पात्र गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये विलयन गर्म हो जाएगा और ये जो विलयन है आप देख रहे हो, इस विलयन से जो पदार्थ है उसकी बहुत सारी मात्रा इन इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाएंगी। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि माना इलेक्ट्रोडों पर, ध्यान से बात को सुनना, माना इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्लू है तथा अब ये जो मात्रा ये जमा कब हुई, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल डब्लू की जो मात्रा है वो जमा कब हुई है, कैपिटल डब्लू जो मात्रा ये जमा कब हुई, जब आपने धारा प्रवाहित की तभी तो जमा हुई है। तो माना इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्लू है तथा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित धारा Q है। तो फैराडे के प्रथम नियम से, अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश, आवेश का मतलब क्यू, के समानुपाती होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, ये फैराडे का प्रथम नियम।
अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो बी नो डेट, ध्यान रखना, बी नो डेट हम जानते हैं कि जो Q होता है, Q बराबर होता है आई टी, जहां आई धारा है और T आपका समय है। तो अगर हम ये जानते हैं कि Q बराबर आई टी है, तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये W समानुपाती ये आपका हो जाएगा आई टी। क्लियर? और अगर हम लोग इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो W बराबर हम लोग इक्वल टू का साइन लेकर के आते हैं और फिर जेड आई टी आपका निकल करके आता है, जेड आई टी निकल करके स्टूडेंट्स आता है। और जहां जेड जो आप देख रहे हो, जहां ये जेड आप देख रहे हो, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। और इसे समानुपाती के साथ साथ एक नाम और भी दिया जाता है कि इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हुआ। आई होप आपको फैराडे का प्रथम नियम क्लियर तरीके से आपको तैयार हो गया होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप एक एक क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरा चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। आप बस धैर्य से मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? फैराडे का प्रथम नियम आपके लिए क्लियर हो गया? फैराडे का प्रथम नियम क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि मैं आगे के क्वेश्चन को तुरंत आपके लिए बताना शुरू करूं। आवाज एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स? कॉपी पेंस लेकर के आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं? ठीक, क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है, आप देखिएगा, प्रश्न है विद्युत अपघटन के उड़न मान को समझाइए। तो हम लोग अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं उड़न मान। अभी उड़न मान क्या चीज है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। उड़न मान क्या चीज है, देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से इस उड़न मान को एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। मैं एक फिर से बहुत छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। मैंने ये डायग्राम बनाया और मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर मैं सॉल्व ले लेता हूं। ये आपके लिए यूनिट 5 में प्रश्न मिलेगा। यूनिट 5 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। उसमें आप सॉल्व के बारे में पढ़े होंगे, आप कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक सॉल्व लेता हूँ। मैंने सॉल्व ले लिया और इसमें मैं विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाता हूँ। मैं यहाँ पर इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाता हूँ। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ मैंने इसमें मिलाने का प्रयास किया। जैसे ही स्टूडेंट्स आप विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे, इस सॉल्व का स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा डीपली इस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर ये पोर्शन हो नहीं पाएगा। तो स्कंदन हो जाएगा। अब आपको विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मात्रा आपने इससे सॉल्व में मिलाई है, जिससे सॉल्व का स्कंदन हो गया, तो इसकी मात्रा आपको मिलीग्राम में यूज करनी है स्टूडेंट्स। किस में यूज करनी है? मिलीग्राम में यूज करनी है। आपको इसकी मात्रा मिलीग्राम में यूज करनी है और इसकी मिलीग्राम में यही मात्रा कहलाती है उड़न मान। क्लियर? यानी किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी सॉल्व का स्कंदन करने के लिए पर्याप्त होती है, क्या कहलाती है? उड़न मान कहलाती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप स्टूडेंट्स मेरे साथ नोट डाउन भी करते जाएंगे। किसी किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की वह मिलीग्राम में, जी हाँ स्टूडेंट ध्यान रखना, मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा जो
सॉल का स्कंदन करने के लिए पर्याप्त होती है, स्कंदन करने के लिए पर्याप्त होती है, ऊर्णमान कहलाती है। तो ये ऊर्णमान की स्टूडेंट्स परिभाषा है जो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि आपको सॉल का स्कंदन करना है तो आपको विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाना है मिलीग्राम में, वो भी ठीक है। तो मिलीग्राम में यही न्यूनतम मात्रा जो किसी सॉल के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है ऊर्णमान कहलाती है। और इस ऊर्णमान के जो मान है वो मिली मोल प्रति लीटर में हम लोग सॉल्व करते हैं। किसमें? मिली मोल प्रति लीटर में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो ये इसकी डिजिट है, ये इसकी यूनिट है, तो आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मिली मोल प्रति लीटर। तो ये ऊर्णमान की इकाई है। तो ऊर्णमान की परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऊर्णमान क्या है। तो क्लियर हो गया। अगला स्टूडेंट्स जो हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है वो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण है। जी हाँ साथियों, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। और ये प्रश्न आपके लैब में आप लोगों ने अपना जो प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो वहां पर आप सभी को ये प्रश्न समझाया गया होगा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो ये हमको यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखना है, तो मैंने एक ना यहाँ फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके माध्यम से आप आसानी से क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण को समझ सकते हैं। तो आप भी क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण अगर आप बहुत आसानी से जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण जो है वो क्लोराइड मूलक की पहचान के लिए किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्लोराइड मूलक की पहचान के लिए किया जाता है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, पहला तो हम ये जान गए कि क्यों किया जाता है परीक्षण। तो क्रोमिल क्लोराइड जो परीक्षण है इसका यूज है क्लोराइड मूलक की पहचान करना। अब इसमें होता क्या है, आपको कोई मिश्रण दिया जाएगा, कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपके लिए दिया जाएगा, कोई भी अकार्बनिक लवण आपके लिए दिया जाएगा, तो आप उस अकार्बनिक लवण को लेकर के उसमें लगभग 3 भाग, थोड़ी सी आप मात्रा देख लेंगे, लगभग 3 भाग पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाना है और उस पूरे मिश्रण को, यानी जो आपको सॉल्ट मिला उसको और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों को मिला करके आप उसमें सांद H2SO4 लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको गर्म कर देंगे। जब आप उसको गर्म करेंगे तो आपके लिए क्रोमिल क्लोराइड के, जी हाँ, क्रोमिल क्लोराइड के नारंगी रंग की वाष्प मिलेगी। क्लियर? नारंगी रंग की इस वाष्प को जब आप प्राप्त करेंगे तो आप इसी वाष्प को NaOH के विलयन में प्रवाहित कर देंगे। जब आप NaOH के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो आपको पीले रंग का विलयन मिलेगा। और जब ये पीले रंग का विलयन मिल जाए तो स्टूडेंट्स इस पीले रंग के विलयन में आपको एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट मिलाना है। एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट मिलाना है और जब आप ऐसा करेंगे तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। और ये पीले रंग का अवक्षेप यह पुष्टि करेगा कि आपके पास जो मिश्रण दिया था उसमें क्लोराइड मूलक प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि दिए गए मिश्रण में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद H2SO4 मिला करके गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी रंग की वाष्प मिलती है जिसको NaOH विलयन से प्रवाहित करते हैं तो पीले रंग का विलयन मिलता है। और इस पीले रंग के विलयन की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट से जब कराते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यही क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण है जिससे यह सिद्ध होता है कि दिए गए मिश्रण में क्लोराइड मूलक उपस्थित है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा पोर्शन था जहां पर हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को समझा है। 4 क्वेश्चंस इसमें शामिल थे, हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पोर्शन।
चौथे प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट्स। आज जितना हो सकेगा हम अपने 1 घंटे की क्लास में, अभी करीब हमारे पास 10-12 मिनट बचे हैं, तो इस 10-12 मिनट के समय में हमसे जितने प्रश्न हो सकेंगे हम उतने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा स्टूडेंट्स। और पार्ट 1 में यानी 1 घंटे क्लास में हमसे जितना हो सकेगा हम उतना इस वीडियोस को, उस सारे मेथड्स को, उन सारे क्वेश्चंस को इस 1 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो शेष रह जाएंगे उनको हम इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में शामिल करेंगे। तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आएगा, और सेकेंड पार्ट में इस पूरी आपका जो प्रैक्टिस पेपर है इसका जो आधा बचा हुआ हिस्सा होगा वो हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले हैं। ये प्रश्न संख्या 4 है स्टूडेंट्स। और प्रश्न संख्या 4 में आप देखिएगा आपके लिए फिर से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और अब की ये 4 प्रश्न स्टूडेंट्स 3-3 नंबर के हैं। चौथे प्रश्न से आपके जो प्रश्न के मार्क्स है वो 3-3 नंबर के हो जाएंगे, और 4 प्रश्न का मतलब ये 12 नंबर का पोर्शन स्टूडेंट्स आपके लिए रहने वाला है। कितने नंबर का? 12 नंबर का प्रश्न आपके लिए पूरा बनेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, अधिक समय ना लेते क्योंकि समय हमारे पास कम है और आप लोग भी 1 घंटे से जुड़े हैं। तो पहला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए। तो हम लोग पहले संक्रमण तत्वों की विशेषताएं पढ़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। तो संक्रमण तत्वों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं पूछी गई हैं, चलिए हम लोग 4 विशेषताओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। संक्रमण तत्व आपको पता ही है, आप सभी लोग जानते भी हैं। मैं 4 क्यों, मैं 5 आपको विशेषताएं बताऊंगा। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और डी ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जिनका डी कक्षक अपूर्ण होता है। क्लियर? यानी ऐसे डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण होता है वही कहलाते स्टूडेंट संक्रमण तत्व। और इनकी विशेषता आपको बता दें, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जटिल आयन, सबसे बड़ी विशेषता जिसके कारण ये जाने जाते हैं, तो जटिल आयन या संकर आयन का ये निर्माण करते हैं। तो पहला ही जो हमारे लिए विशेष बात है कि ये जटिल आयन या संकर आयन का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी अगर मैं स्टूडेंट से बात करूं तो ये 2 प्रकार के गुण और दिखाते हैं। यानी ये पहले तो ये उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं, ये उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं, साथ ही साथ ये उत्प्रेरक गुण तथा अनुचुंबकीय गुण भी दिखाते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं और ये अनुचुंबकीय गुण भी स्टूडेंट्स प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा। रीजन भी आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों को रीजन नहीं पता है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको यूनिट्स की पहले की बनी हुई वीडियोज मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे संकर आयन का निर्माण करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका फुली एक्सप्लेनेशन, उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं यानी चुंबकीय गुण दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं, इसका फुली क्लास जो एक्सप्लेनेशन है उस पर पड़ा हुआ है, अपलोड कर चुका हूं मैं पहले ही। तो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, ये भी स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बात स्टूडेंट्स की, ये
परिवर्ती ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट एक बात और बता दूं स्टूडेंट से, इनका जो डी कक्षक है यानी ये रिक्त डी कक्षक दर्शाते हैं, या रिक्त डी कक्षक अपने पास रखते हैं। यानी इनके जो डी कक्षक होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं, वो रिक्त होते हैं। और आप सभी लोगों ने जो यूनिट पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वहां पर भी मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कि ये रिक्त डी कक्षक रखते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स ये सीएमआई का कार्य करते हैं। का एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो ये सीएमआई का कार्य करते हैं। तो ये 5 इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो मेन इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है कि ये जटिल आयन या संकर आयन का निर्माण करते हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण या अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं, ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ये रिक्त डी कक्षक अपने पास रखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग नोट डाउन कर लेता हूँ, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जो हमारा दूसरा यहाँ पर प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए हो सकती है स्टूडेंट्स। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें स्टूडेंट्स से एसिटेमाइड, जी हाँ एसिटेमाइड को हम लोग यूज करते हैं। और एसिटेमाइड का जो सूत्र है स्टूडेंट्स, वो CH3CONH2। ये एसिटेमाइड का सूत्र है, मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये एसिटेमाइड का सूत्र है। और एसिटेमाइड की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वह क्षारीय माध्यम में यानी KOH की उपस्थिति में हम लोग ब्रोमीन जल से कराते हैं। क्षारीय माध्यम में हम लोग ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराते हैं। और बच्चों यहाँ पर इस रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो देखना क्या क्या चीज बनेगा। यानी एस्टेमाइड की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन से, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बनती है तो मैं उसके लिए बता दूं स्टूडेंट से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एस्टेमाइड है, यहाँ से जो कंपाउंड हमको प्राप्त होगा वो स्टूडेंट्स CH3NH2 प्राप्त होता है। और आप सब जानते हैं CH3NH2 स्टूडेंट्स मेथिल एमीन। आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनमें पहला स्टूडेंट्स आपके सामने मेथिल एमीन है, दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए KBr मिलता है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके लिए K2CO3 और आपके लिए जल प्राप्त होता है। ये 4 चीजें आपके लिए प्राप्त होती है स्टूडेंट्स। पहला मेथिल एमीन, दूसरा KBr आपके लिए मिलता है, K2CO3 मिलता है, और स्टूडेंट्स आपके लिए जल मिलता है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। Br यहाँ पर 2 लिखे हैं तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो Br बैलेंस हो गया। K कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो हम यहाँ 4 लगा देते हैं, K बैलेंस हो गया। मैं H को बैलेंस कर लूं, H यहाँ कितने हैं, 4 4 और 2 6 6 और 3 9। यहाँ देखिएगा 2 2 के बाद आप यहीं पर 2 और 3 5 स्टेट्स, ये 5 हो गए, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 दूनी 4। तो ये आपके लिए रिएक्शन है, ये आपकी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। यानी जब एस्टेमाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये मेन प्रोडक्ट आपके लिए, ये मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त होगा। और इस मेन प्रोडक्ट के साथ साथ आपके पास KBr भी आपको मिलेगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट भी आपके लिए मिलेगा।
और उसके बाद स्टूडेंट्स H2O जल भी आपके लिए मिलने वाला है। तो ये अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन करी है। अभी बताइए स्टूडेंट्स, लेक्चर आज का कैसा रहा? केवल 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में मैं कुछ अन्य बातें भी आपको बता दूं। एक तो वीडियोस को कंटिन्यू शेयर करना है, ऐसे साथी जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी एक कंप्लीट लेक्चर प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में मैं फोर्थ के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाया हूँ। शेष यानी का से टॉलन अभिकर्मक से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें इतना ही स्टूडेंट्स रहेगा। शेष जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे अगले वीडियोज में आपके लिए प्राप्त होंगे। अगली वीडियोज में आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। और कल 8 बजे ही, जी हाँ स्टूडेंट्स, कल 8 बजे ही हम लोग फिर एक बार आपके सामने रूबरू होंगे। कॉपी पेन आप लोग साथ लेकर के बैठेंगे, ताकि जो जो प्रश्न, जो जो पॉइंट्स मैं आपके लिए कराऊं, वो सारे पॉइंट्स आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। और हाँ, कंटिन्यू ये श्रृंखला चलने वाली स्टूडेंट्स। जो केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स भी मैं करा रहा था, मैं उस न्यूमेरिकल्स को फिर से अपलोड कर दूंगा। 2 वीडियोस के बाद उसको रोक दिया था, क्योंकि एक्चुअली समय के अभाव के चक्कर में मैं उस वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो कल उस की वीडियोज भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट का जो शेष बचा हुआ पोर्शन है वो भी आपके लिए मिलने वाला है। बस आप जबरदस्त करके इसको लाइक कीजिए, जबरदस्त तरीके से इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं